नमस्कार, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है। मैं प्रगति मंत्रा की तरफ से आज आपको हिस्ट्री का पार्ट 1 राइट जिसे कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, वो मैं आपको आज पढ़ाने जाऊंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट एक साथ सारे लोग कनेक्ट हो जाइएगा, और जो कि आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, तो प्रगति मंत्रा आपको सारे लेक्चर्स फ्री प्रोवाइड करा रहा है, इंग्लिश के, हिस्ट्री के और सारी चीज़ों के। आप जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, राइट, तो आपके लिए सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज प्राचीन भारत का इतिहास जो कि आज आपको पढ़ाने जाएंगे। हिस्ट्री का पोर्शन है, और पार्ट 1 में शुरुआत से हिस्ट्री को बिल्कुल एक एक चीज़ को बिल्कुल डीप तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आप बेफिक्र रहिएगा और अच्छे से समझिए। राइट, तो इतिहास क्या होती है, इतिहास के प्रकार कितने हैं, किस तरीके से इतिहास बनी है। राइट, जो हिस्ट्री है, जो हमारा पोर्शन हिस्ट्री का पोर्शन है, वो किस तरीके से है। राइट, तो इसको एक अच्छे ढंग से हमें समझना है, और हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। राइट, कहाँ से करेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास से, और इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास किस तरीके से स्टार्ट हुआ। राइट, तो सभी बच्चे अच्छे मन से बिल्कुल तरीके से मैं एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। ओके, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, और आपको हिस्ट्री जो कि आपको बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे नया अगर वीडियो देख रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया इस चैनल पे ज़रूर प्रोवाइड होगा, पढ़ने से रिलेटेड ज़रूर। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक जहाँ तक भी आप इनको भेज सकें तो ज़रूर भेजिएगा। राइट, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और आपको मैं जितना अपना 100% दे सकूँगा देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, प्राचीन भारत के इतिहास को, राइट, जो अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो प्राचीन भारत का इतिहास, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, उससे चीज़ों आपको समझ में आएंगी। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में समझते हैं कि स्रोतों के आधार पर क्या लिखा है, कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। देखो, जो स्रोतों के आधार पर, जिस प्रकार से देखो, जो प्राचीन भारत का इतिहास था, हमारा कोई इतिहास होता तो क्या उसके स्रोत हम ढूंढते। राइट, तो स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार से इतिहास को बांटा गया। राइट, अब वो किस प्रकार के स्रोत थे, राइट, उनको देखते हैं। तो पहला स्रोत था प्राग ऐतिहासिक स्रोत। राइट, प्राग ऐतिहासिक था। दूसरा कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, और तीसरा कौन था? ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, 3 प्रकार से। अब जो प्राग ऐतिहासिक था, वो स्रोत किस प्रकार का था उसको समझना अच्छे से। जिसके साक्ष्य, समझ रहे, जिसके साक्ष्य लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब प्राग ऐतिहासिक कैसे हैं? जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक क्या कहते हैं? लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य तो हैं आद्य ऐतिहासिक के, लिखित साक्ष्य जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। राइट, हड़प्पा सभ्यता कैसे थे कि लिखित साक्ष्य तो मिले थे, बट उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। उनके जो भी हड़प्पा सभ्यता में, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई, उसमें जो साक्ष्य मिले, राइट, उसमें जो साक्ष्य मिले, तो वो किस प्रकार के साक्ष्य थे कि वो साक्ष्य तो मिले लेकिन लिखित नहीं मिले। लिखित तो मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अब ऐतिहासिक को देखते हैं। तो ऐतिहासिक कौन से हैं? जो लिखित साक्ष्य तो हैं, बट लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि वैदिक से आगे वाले टाइम पीरियड। इसमें कौन सा टाइम पीरियड आएगा? इसमें वैदिक काल से आगे वाला टाइम होगा। ठीक है, कौन सा? वैदिक काल से आगे वाला। और ये जो टाइम पीरियड था, लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले, तो ये जो था ये पाषाण काल था। कौन सा था? पाषाण काल, सॉरी, ये पाषाण काल था। समझ रहे कि नहीं? हाँ, समझ जाओ, ये वाला पोर्शन पाषाण काल था। ठीक है, तो आप, और ये हड़प्पा सभ्यता वाला पोर्शन था, ये बीच वाला आद्य ऐतिहासिक। राइट, तो इस चीज़ को दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। राइट, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है? लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ना लिखित मिले ना पढ़े जा सकते। जब लिखित ही नहीं मिले तो पढ़े भी नहीं जा सकते। राइट, तो इसमें किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले, उसे हमने प्राग ऐतिहासिक दे दिया, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, हमने एक अनुमान लगाया इस तरीके का। राइट, और आद्य ऐतिहासिक कैसे होते हैं? लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित तो मिले, जैसे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, बट जो साक्ष्य मिले उनको पढ़ा नहीं जा सका।
ठीक है। तो वो कौन से साक्ष्य कहलाते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक साक्ष्य कौन से थे कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित भी है और पढ़े भी जा सकते हैं। जैसे कि जो वैदिक काल हमने पढ़े, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, राइट। जो वैदिक काल वाला पीरियड था उससे जो आगे वाला टाइम, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राइट, पूर्व वैदिक काल, उससे आगे जो पीरियड रहा तो वो कैसा लिखित भी मिला, उसको पढ़ा भी जा सका, राइट। वो हमसे रिलेट कर रहा था उस चीज़ों को, राइट। तो इस प्रकार के चीज़ों को प्राचीन भारत, ठीक है, इस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, राइट, इतना समझ गए ना, ठीक है, ऐतिहासिक के बारे में, तो राइट। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है। हाँ ज़रूर, चलो एक सेकेंड, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो समझने से रिगार्डिंग, ठीक है। अब प्रयाग ऐतिहासिक को देखते हैं। जैसे कि 3 भाग हो गए, राइट, प्रयाग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्रयाग ऐतिहासिक में का जो भाग काल जो हम देखने जा रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझने वाला पॉइंट है कि 1820 में, राइट, 1820 में जॉर्गेनस थॉमसन, कौन थे? जॉर्गेनस थॉमसन ने पाषाण काल कांस्य युग एवं लोह युग में बांटा। मतलब किस काल, देखो इसे क्या है कि जॉर्गेनस थॉमसन थे, इन्होंने थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा। मतलब 3 तरीकों बांटा। कैसे कैसे, कौन कौन? तो समझना इस चीज़ को कि पाषाण काल उन्होंने कैसे बांटा, उन्होंने पाषाण काल बांटा, कांस्य युग में बांटा और लोह युग में तो राइट, इसको जो कौन थे 1820 में जॉर्गेनस थॉमसन ने इस काल को, जो प्रयाग ऐतिहासिक काल था, उसको 3 भागों में बांटा, राइट। 3 भागों में कौन कौन बांटा? पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग में बांटा, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। अब इस प्रकार से कैसे, जो पाषाण काल था वो कौन सा काल था, इसको समझना, एक सेकेंड। हाँ देखो, पाषाण काल वो काल था जब हम पत्थर का यूज करते थे, राइट। पाषाण काल कौन सा काल था? जब हम पत्थर, देखो जो पाषाण काल है ये वो काल था जब हम पत्थर का यूज करते थे। समझ गए कि नहीं? पाषाण काल वो काल था जब हम पत्थर का यूज करते थे, राइट। और कांस्य युग में कौन था? कांस्य युग वो काल था जब हम तांबा का यूज करते थे। मतलब किस तरीके, धातु तांबा, राइट, तांबा तरीके का यूज था, तो वो कांस्य युग था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोहे की खोज हो जाती है, लोहे के हथियार, लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे की सारी चीज़ें यूज होने लगती, तो लोह युग में, राइट। तो उसे जैसे कि पाषाण काल को हम स्टोन एज के नाम से जानते थे, राइट। इस प्रकार से हम, और कांस्य युग को ब्रॉन्ज एज के नाम से, और लोहे को आयरन एज के नाम से, इस प्रकार से हम इन चीज़ों को जानते हैं, राइट। तो पाषाण काल में पत्थर का यूज होता था, कांस्य युग में तांबे का यूज होता था, राइट। टिन और तांबे को मिला के एक नई धातु बनाई जाती है। देखो कांस्य युग का मतलब क्या होता है, मैं एक बार तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं कि देखो कांस्य का मतलब होता है टिन। देखो उस टाइम सबसे पहले धातु कौन सी खोजी गई थी? तांबा और टिन दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? कांस्य, ठीक है, कांस्य युग में, राइट। तो इसको कांस्य बोलने लगा। एंड एवं लोहे को तो आयरन एज, लोहा भी समझ गए। तो आपको 3 भागों में ये बांटा जाता है, ठीक है। इसके आगे हम अगला वाला पार्ट आगे देखते हैं कि भारत के पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है। जो देखो भारत की जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है तो उनका नाम है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। भारत के पुरातत्व जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए आप, ठीक है। तो इस चीज़ को, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। जो पाषाण काल है, अब हमने क्या किया? प्रयाग ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा। कौन कौन? पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। कौन कौन? पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। देखो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो वो कौन कौन से 3 भाग हैं उनको समझना थोड़ा सा। देखो वो कौन से 3 भाग हैं उसको चीज़ों को थोड़ा सा समझना। देखो वो ये हैं 3 भाग, कौन कौन? ये पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगी, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल समझते जाइएगा और मैं बाद में स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। मैंने ये आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से नोट्स क्रिएट किए हैं जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ तो चलो देखो, स्रोतों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ 3 भागों में बांटा गया। अब पाषाण काल को, ठीक है, पाषाण काल को कौन 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो ना हो तो ज़्यादा बेटर है, फिर आगे खिसका लूँगा, ठीक है। हाँ, पहला है पुरा पाषाण काल, दिख रहा ना सबको, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, ठीक है। तो आधार पाषाण काल को 3 भागों में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसको हम चरण वाइज या तरीके से देख लेते हैं, उसका समय देख लेते हैं, टाइम कैसा रहा, राइट। उसके बाद हम चरण देखेंगे, उसके बाद लक्षण देखेंगे, उसके बाद औजार देखेंगे कि क्या औजार हुए यूज, राइट। इस तरीके की चीज़ों को हम एक एक को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम सबसे पहले काल जो, राइट। तो आपको पता है पुरा पाषाण काल, वो पाषाण काल कितने प्रकार का, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। याद रखना, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में काल वाला भाग देखते हैं कि कब से कब तक चला। तो पुरा पाषाण काल 25 लाख BC से कितना, 25 लाख BC से, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ जी, 25 लाख BC से कितना 25 लाख BC से 10,000 BC तक, ठीक है। 25 लाख BC से कितना, 10,000 BC तक, एक सेकंड रुक जाओ और थोड़ी सी पतली कर लूँ, हाँ, 25 लाख BC से 25 लाख BC से 10,000 BC तक, राइट। ये कौन सा रहा, पुरा पाषाण काल, 25 लाख BC से 10,000 BC तक। अब मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC तक, 10,000 BC से 4,000 BC तक, ठीक है। इसके बाद हाँ आगे देखते हैं, नव पाषाण काल 10,000 BC से 1,000 BC तक। देखो अब इसको हम कभी कभी ये भी है कि 4,000 BC से 1,000 BC तक जो नव पाषाण काल है, ये वाला पोर्शन है, इसको कभी कभी 10 से क्या कहते थे, 4,000, वो सॉरी 4 से कभी 10 भी बोल देते हैं, राइट। लेकिन ये 10 से 4,000 है, तो आप सोच रहे हो 4 से ये 1,000 होगा, राइट, सॉरी 4 से 1 समझना। लेकिन कभी कभी काफ़ी बुकों में 10,000 BC से 1,000 BC भी है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। अब देखो इस काल को एक बार रिवाइज करके दोबारा से याद करते हैं। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड निकाल के आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को। चलो इसको समझना थोड़ा अच्छे से। देखो आपको पता है कि 3 तरह पाषाण काल, एक सेकेंड, जो पाषाण काल है वो 3 तरीके से बांटा गया, राइट। कैसे बांट गए, 3 तरीके से बांटा गया। 3 तरीके से कौन कौन, पहला नंबर आप इसको समझना, पहला है पुरा पाषाण काल, एक सेकेंड, पुरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा भाग है, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, ठीक है, आप समझते चलना। और तीसरा कौन सा है, नव पाषाण काल, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिए ना, पाषाण काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पुरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, पुरा पाषाण काल के बारे में। इस चीज़ को समझना। देखो पुरा पाषाण काल कब से कब तक चला उसको समझना। तो पुरा पाषाण काल चला है 25 लाख BC से, BC लिखा है, ठीक है, BC से 10,000 BC। देखो अभी तो आप नोट नहीं करना, समझते चलना। पुरा पाषाण काल कब से कब चला, 25 लाख BC से 10,000 BC तक, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल कब से कब, देखो आपको नोट्स की मैं स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, राइट। नोट की आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आप बस समझ चलिए। पुरा पाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक, और मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC, ठीक है, समझ रहे ना, 4,000 BC। इसके बाद जो अगला है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल समझते चलना, ये कब से कब, 10,000 BC से 1,000 BC तक, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो तीनों चीज़ें समझ गए। देखो दोबारा से देख लो, पुरा पाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC, और नव पाषाण काल 10,000 BC से 1,000 BC, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ गए, राइट। अब हम अगला पार्ट मतलब अगली चीज़ देखते हैं कि अगला क्या देखना है हमें, ठीक है। ये काल समझ गए ना आप, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम आगे देखते हैं,
देखो थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड मेरा छोटे होने की वजह से थोड़ा मुझे समझाने में दिक्कत होती है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश आपकी करूँगा कि आपको कोई पॉइंट छूटे ना, आपको इस तरीके से तैयार हो जाए। राइट, अब चरण देखते हैं। देखो बेटा, चरण कैसे होते हैं अच्छे से देखना आप सभी के सभी। देखो एक बार अच्छे से, ठीक है, इतना तो दिख जाएगा। हाँ, चरण कैसे हैं, चरण को देखते हैं कि देखो जो पूर्वापाषाण काल था, राइट, वो सॉरी हाँ पूर्वापाषाण काल था, वो किस प्रकार के चरण में बटा। तो देखो आपको पता है कि पूर्वापाषाण काल, राइट, जो ये चरण पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन पूर्वापाषाण काल था, वो 3 चरणों में बांटा गया। कौन कौन 3 चरण है? पूर्वापाषाण काल, देखो पाषाण काल होगा, जो पूर्वापाषाण काल होगा, इससे पहले वाला समय भी होगा, उससे बीच वाला समय होगा, और उसका एक ऐसा समय भी होगा थोड़ा सा ऊंचाई वाला समय। मतलब नहीं समझ रहे? जैसे कि हम क्या करते हैं कि जब हम गरीब होते हैं, राइट, तो हमारे गरीबी से और पहले वाली गरीबी होगी का समय होगा कि नहीं। फिर हम गरीब हैं या फिर हम मीडियम फैमिली हैं, तो हम गरीब वाली एक टाइम हो गया, हम मीडियम वाला, और एक मीडियम में जब हम बढ़ते रहे होंगे तो वो वाला एक समय होगा। तो हमारा इस तरीके से वही समझ लेना कि पूर्वापाषाण काल क्या है कि पूर्व-पूर्वापाषाण काल, मतलब उससे पहले वाला, पूर्वापाषाण काल से पहले वाला, राइट, मध्यपाषाण काल उससे थोड़ा सा ऊपर, और एक आपकी एक स्टेज होगी जो पूर्वापाषाण काल को छोड़ रही होगी, मतलब खत्म कर रही होगी, आप एक नए काल में पहुंच रहे होंगे, तो उसे उच्च पूर्वापाषाण काल कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, आई थिंक, मेरे हिसाब से समझ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम मध्यपाषाण काल है, तो ये मध्यपाषाण काल तो मध्यपाषाण काल कहलाएगा। और नवपाषाण काल भी सेम इसी तरीके से पटा। अब नवपाषाण काल में एक मध्य आ जाएगा। देखो मध्य के लिए तो मध्य ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उसमें उच्च इसका चला गया और इसका मध्य चला गया, राइट, तो ये तो मध्य रहेगा। इसका मध्यपाषाण काल किस प्रकार से, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण और संक्रमण काल, इसका 3 काल रहेंगे। इसमें कौन कौन? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और संक्रमण काल, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए। अब चलते हैं हम लक्षण की तरफ, ठीक है। तो लक्षण की तरफ हम देखते हैं। देखो सबसे पहले पूर्वापाषाण काल में, जो पाषाण काल था, पूर्वापाषाण काल में जो लोग थे, जो आदमी थे, जो मानव था, वो किस तरीके के रूप में रहता था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मनुष्य आखेटक के रूप में काम रहता था। आखेटक जानते हो? आखेटक का मतलब होता है शिकारी के रूप में, ठीक है। मैंने लक्षण में बाकायदा लिखा है कि जो मनुष्य था, जो पहले सबसे शुरुआत में, जो पूर्वापाषाण काल में किस तरीके के रूप में था? आखेटक के रूप में था, एक शिकारी के रूप में था। और किस तरीके का शिकारी था? खाद्य संग्राहक। देखिए कैसा था? खाद्य संग्राहक था, खाने की खोज में ही घूमता रहता था, राइट। जब जैसे कि यहाँ पे उसने खाया, राइट, यहाँ पे आखेटक था, शिकारी था, यहाँ पे जो जानवर हैं, राइट, वो एक जंगल में गया, वहाँ पे जानवर हैं, उनको खाया, मान लो खाया, और वहाँ पे जानवरों की कमी हो गई, जैसे कि जिस जानवर को खा के वो जिंदा रह सकता, वो उनकी कमी हो गई, तो वो दूसरी जगह जाता था। मतलब वो खाने की खोज में हमेशा रहता था, खाद्य संग्राहक, ओके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि और पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। मतलब कृषि और पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, समझे कि नहीं? कृषि और पशुपालन नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए। पूर्वापाषाण काल में कैसा था मनुष्य? आखेटक के रूप में था और खाद्य संग्राहक था। चलो अब मध्यपाषाण काल को देखते हैं। मध्यपाषाण काल में भी आखेटक के रूप में था। मध्यपाषाण काल में कैसा था? आखेटक के रूप में ही काम करता था, लेकिन खाद्य संग्राहक था। हाँ, लेकिन नहीं, खाद्य संग्राहक भी था, आखेटक भी था, खाने की खोज में भी घूमता था और शिकारी भी था, लेकिन पशुपालन की शुरुआत की। देखो मध्यपाषाण काल में क्या स्टार्ट हुआ? पशुपालन की शुरुआत। और सबसे पहले क्या पाला पशुपालन में? कुत्ता। ये चीज़ समझ गए कि नहीं? सबसे पहले पशुपालन में क्या पाला? कुत्ता पाला, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में चढ़ गया ना कि सबसे पहले पशुपालन में किसे पाला गया? तो कुत्ते को। और पशुपालन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मध्यपाषाण काल से। सब लोग समझ गए कि नहीं? पशुपालन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मध्यपाषाण काल से, ठीक है। और पूर्वापाषाण काल में आखेटक के रूप में था और खाद्य संग्राहक था, बस खाने की खोज में घूमते रहना, शिकार करते रहना, ये काम था। मध्यपाषाण काल में भी शिकारी था, घूमता फिरता रहता था खाने के चक्कर में, लेकिन उसने अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कुत्ते को मतलब रख लिया, राइट। कुत्ते को एक पशुपालन मतलब वो उसकी रक्षा भी करने के लिए उसने देखा कि एक जानवर है, ये रक्षा करता है मनुष्य की, तो उसने कुत्ते को एक अच्छा जानवर समझ के अपने साथ रख लिया, तो पशुपालन की शुरुआत हो गई, ओके। तो इस चीज़ को समझ गए आप अच्छे से। चलो इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई। नवपाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई? कृषि की शुरुआत हुई, ठीक है। देखो कृषि की शुरुआत हुई कि नहीं? नवपाषाण काल में किसकी शुरुआत हुई? कृषि की शुरुआत हो गई,
ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई, पशुपालन की शुरुआत हो गई, और समान और देखो और क्या है, स्थायी निवास हो गया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है स्थायी निवास हो गया। आपको पता है कि आप जब कृषि करोगे तो आपको एक जगह ज़मीन होनी चाहिए जो अच्छी ज़मीन हो, राइट। तो ये आपका निवास भी स्थायी हो गया, मतलब आर्किटेक्ट के रूप से कम हो गया, खाद्य संग्रह मतलब घूमना फिरना कम हो गया, और आर्किटेक्ट शिकारी के तरीके से ज़्यादा कम, थोड़ा घूमना कम हो गया, कृषि करने लगा और पशुपालन करने लगा, और पशुपालन की शुरुआत हो गई, और निवास स्थान प्रारंभ हो गया, मतलब कि एक जगह स्थायी निवास प्रारंभ हो गया, एक जगह रहना शुरू कर दिया। तो नवपाषाण काल आप समझ गए कि पशुपालन की शुरुआत, कृषि की शुरुआत और हर चीज़ की शुरुआत। और पहली बार पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुई थी, और पुरापाषाण काल में आर्किटेक्ट के रूप में वो काम करता था। ठीक है, अब इसके आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं कि अब औजार देख लेते हैं कि औजार क्या है यूज करता था उस टाइम। तो देखिए, अब ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, देखो ये, एक सेकेंड, देखिए ये वाला जो पोर्शन है पुरापाषाण काल का, कि इसमें जो औजार यूज किए गए वो क्वार्ट जाइयर, ठीक है, क्वार्ट जाइयर, सल्क और ब्लेड, राइट। इस तरीके के पत्थर के नाम है, क्वार्ट्ज, आपने पत्थर का नाम सुना होगा, क्वार्ट्ज करके, सल्क करके, राइट। तो पहले क्या करता है, पुरापाषाण काल मैंने बताया, पाषाण काल का मतलब पत्थर का यूज, तो पत्थर का यूज होता था। तो किस पत्थर का यूज होता है, क्वार्ट्ज पत्थर का यूज होता था, सल्क पत्थर का यूज होता था, ब्लेड टाइप के पत्थरों का यूज करते थे। जो पत्थर, जैसे कि जो पत्थर होते थे उनको नुकीला बना लिया जाता था, और उसमें डंडे के आगे लगा के और उससे हम शिकार करते थे, राइट। तो क्वार्ट्ज, सल्क और ब्लेड, आपको अगर पूछ लिया जाए कि क्वार्ट्ज पत्थर जो होता है, राइट, इसका यूज किस काल में किया गया, तो इसका पुरापाषाण काल में इसका यूज किया गया। सल्क का भी यूज किया गया और ब्लेड का भी यूज किया गया। ब्लेड टाइप के पत्थर होते जो पैने नुकीले टाइप के पत्थर थे, उनका यूज हम किस में करते थे, पुरापाषाण काल में यूज करते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम अगला पार्ट, मध्यपाषाण काल को, अगला चीज, मध्यपाषाण काल में कौन सा पत्थर यूज किया, तो माइक्रोलिम। कौन सा पत्थर, माइक्रोलिम और सूक्ष्म पत्थर। देखो दो तरीके के पत्थर यूज होते थे किसमें, मध्यपाषाण काल में, माइक्रोलिम और सूक्ष्म पत्थर। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, माइक्रोलिम और सूक्ष्म पत्थर से हम मध्यपाषाण काल में यूज करते थे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, नवपाषाण काल में क्या होता था, स्लेट के बने थे। देखो स्लेट के बने पत्थरों का यूज, मतलब जो औजार होते थे वो स्लेट पत्थर, देखो माइक्रोलिम पत्थर का नाम था इधर मध्यपाषाण काल में, सूक्ष्म पत्थर का नाम था, ये स्लेट पत्थर था, उसके बने औजारों का हम यूज करते थे। तो ठीक है, नवपाषाण काल में स्लेट, समझ गए, मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिम और सूक्ष्म, और पुरापाषाण काल में क्वार्ट्ज, सल्क और ब्लेड टाइप के पत्थरों का हम यूज करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि समझ में आई होगी, और आना भी चाहिए। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ जगहों के नाम है, राइट, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। राइट, महत्वपूर्ण जगह हैं, इनको देखिएगा। देखो महत्वपूर्ण जगह क्या है, कि अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुरापाषाण काल है उसके जो साक्ष्य पाए गए, पुरापाषाण के जो साक्ष्य पाए गए वो कहाँ पर पाए गए, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर पाए गए, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में उसके साक्ष्य पाए गए। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा कि और मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले, हथनारा। कहाँ पर मिले, हथनौरा में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले। तो पुरापाषाण काल, देखो पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले वो सबसे पहले कहाँ पर पाए गए, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में भी पाए गए। कहाँ पर, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, और हथनौरा एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है हथनौरा, तो वहाँ पर मानव की खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए। और एक जगह का नाम है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में पड़ती है, नर्मदा घाटी से चित्रकारी प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए। देखो नर्मदा घाटी से जो भीमबेटका है, भीमबेटका के जो एमपी में पड़ता है, वो नर्मदा घाटी के पास, वहाँ पर चित्रकारी प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए उस चीज़ के। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कहाँ कहाँ पाए गए, पुरापाषाण काल के, तो एक बार दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं कि पुरापाषाण काल के अतिरमपक्कम तमिलनाडु, हथनौरा एमपी में, और क्या पाएगा हथनौरा में, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य पाए गए हथनौरा में। ठीक है, पुरापाषाण काल के। और भीमबेटका नर्मदा घाटी में चित्रकारी, पहले चित्र बनाते होंगे, जैसे भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं उनको कोई समझा नहीं जा सकता, लेकिन पुरापाषाण काल के कुछ चीज़ें मिली हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम किसके बारे में थोड़ा सा,
मध्यपाषाण काल के बारे में देखते हैं। मध्यपाषाण काल क्या है, तो देखो मध्यपाषाण काल में चौपानी मांडो, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल में चौपानी मांडो कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। यहाँ पे क्या पाएगा, मृत भांड के प्राचीन साक्ष्य, क्या पाए गए, मृत भांड के प्राचीन साक्ष्य पाए गए, ठीक है। जो मृत भांड समझते हो कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए, ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। इसके बाद सराय नहराए, ठीक है, सराय नहराए है यूपी में एक जगह का नाम है, वहाँ पे भी मध्यपाषाण काल के स्रोत पाए गए। बागौर में, राजस्थान बागौर में क्या पाए गए, मध्यपाषाण काल के साक्ष्य पाए गए। और आदमगढ़ में एमपी में मध्यपाषाण काल के साक्ष्य पाए गए। और पशुपालन का सबसे पहले उपयोग कहाँ पर मिला, मध्यपाषाण काल में मिला था, किस जगह पर, आदमगढ़ में, समझ गए कि नहीं, आदमगढ़ में मिला कि नहीं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुपालन का साक्ष्य पहली बार मिला था। तो आप मध्यपाषाण का याद कर रख लिए, दोबारा से रिकॉल कराता हूँ। चौपानी मांडो में क्या मिला, चौपानी मांडो है यूपी में, वहाँ पे मिले हैं मृत भांड। देखो पहला नंबर देखिए, चौपानी मांडो मृत भांड मिले हैं, कहाँ पर, यूपी में है, मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिला है, और जो कि मध्यपाषाण काल में है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, सराय नराय कहाँ पर, यूपी में। तीसरा है बागौर, कहाँ पर, राजस्थान में। और चौथा है आदमगढ़, कहाँ पर, यूपी में। और सबसे पहले पशुपालन मध्यपाषाण काल में, और कहाँ पर, आदमगढ़ में। मध्यपाषाण काल में तो पशुपालन था, लेकिन कहाँ पर, आदमगढ़ में सबसे पहले उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ गए, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते चलिएगा। अब चलते हम पूरा नवपाषाण काल, तो राइट, तो नवपाषाण काल को देख लेते हैं। नवपाषाण काल में एक बुर्ज होम है कश्मीर का, वहाँ पर एक जगह का नाम है गर्तबास, राइट। बुर्ज होम में कश्मीर में एक गर्तबास जगह है, वहाँ कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो आप बता सकते हैं बुर्ज होम कश्मीर। कहाँ पर बोलेंगे, बुर्ज होम कश्मीर, वेरी गुड। इसी तरीके से पढ़ते चलिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं गुफा कारक, एक जगह का नाम है, वहाँ पर भी साक्ष्य मिले हैं। चिरौंद बिहार की एक जगह है, चिरौंद, ठीक है, कहाँ है, चिरौंद बिहार में एक जगह है। और नवपाषाण काल के काफ़ी साक्ष्य मिले हैं चिरौंद में, ठीक है। और कोंद्री हवा है एक, कहाँ पर, यूपी में पड़ता है कोंद्री हवा। और यहाँ पर कोंद्री हवा में पहली बार चावल के प्रथम प्रमाण मिले। चावल के प्रथम प्रमाण कहाँ पर मिले, नवपाषाण काल में। तो आप बताइएगा, कोंद्री हवा, राइट, कोंद्री हवा कहाँ, ये कब, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कोंद्री हवा कहाँ पर है, यूपी में पड़ती है, वहाँ चावल के प्रथम साक्ष्य मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार दिमाग में अच्छी तरह चढ़ा लेनी है, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आप स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से खोल देता हूँ, ठीक है, तो स्क्रीन पर ओपन कर देता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मैं एक एक पार्ट आपका प्राचीन इतिहास का शुरुआत से एक एक चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल पढ़िएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सारे लोग जितने भी क्लास करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपको ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए मैं एक अच्छी तरीके से सारे कोर्सेस अच्छे तरीके से चलाऊँगा। और जो समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर एक बार बताएं, ठीक है, ठीक है। तो इस बार हम देख लेते हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्क्रीनशॉट के लिए। एक सेकंड रुक जाइए, चलो मैं अगला पेज खोल देता हूँ। अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी के सभी बच्चे, और स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छी तरीके से इसके नोट्स और बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और मैं थोड़ा सा भूल गया कि खोज के बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। मैं उस टाइम मैंने देखा नहीं कि ये भी मुझे बताना था, तो थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। कि आपको पता है कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ये वाला पोर्शन है, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और मध्यपाषाण काल में आग के प्रमाण मिले थे। और नवपाषाण काल में अगर खोज पूछ लिया जाए कि पहिए की खोज कब हुई थी, तो नवपाषाण काल, कृषि और समाज में। देखो पहिए की खोज हुई और कृषि और समाज में अब चलने लगी चीज़ें, और राइट, तो वो कब हुई थी, नवपाषाण काल में। आग के प्रमाण कब होते, मध्यपाषाण काल में, और आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी इतना नहीं मैंने गंदा किया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, सभी बच्चे अच्छे से, ओके। सबको आराम से दिख जाना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा,
ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और सभी बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा थैंक यू सो मच, जो आप इतना प्यार दे रहे हैं और इतना सहयोग दे रहे हैं मुझे पढ़ना। जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट भी किया करें कि कुछ जो भी गलती हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे मैं भी इम्प्रूव करूँगा चीज़ों को और आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश करूँगा। तो आप क्लास जितने भी बच्चे कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से लगे रहें, क्लास को पढ़ें, क्लास अच्छी तरीके से करें, और अपने जो भी आपका मकसद हो कि मुझे ये जॉब पानी है, राइट, उस जॉब को पाने के लिए पूरे तत्पर लगे रहें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कंपटीशन है। बहुत अच्छे मन से, एकदम मन से आप बिल्कुल पढ़े, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप कोई बाहर से हैं, आपको दिक्कत होती है, मतलब अगर मेरी कोचिंग से रिगार्डिंग है तो आपको मेरा नंबर तो होगा, और अगर आप कहीं अलग जगह से है तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, गलत हो गया। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और 81 75 81 95 और 25, ये मेरा नंबर है, और इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, और थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरा परिवार यूट्यूब परिवार है जो कि बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा है अब इसका अगला पार्ट देखेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।